Hello everyone, my name is Bhanu Sharma. I am faculty in the Department of Home Science College of DAV College for Girls, Yamuna Nagar. Today I will be presenting the topic diseases spread by droplet infections, and the name of the diseases are mumps and diphtheria. So what is mumps? Mumps is a viral infection that primarily affects saliva producing, which is the particular name of that gland is parotid glands that are located near your ears. इसमें क्या होता है, हमारे कान के पास एक सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है पेरोटिड ग्लैंड्स. उनमें क्या होता है, मम्स कैन कॉज स्वेलिंग इन वन और बोथ ऑफ दीज ग्लैंड्स. ये हमारे पेयर में है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड. तो इसमें क्या होता है, या एक में या दोनों में स्वेलिंग हो जाती है इन ग्लैंड्स की. These outbreaks generally affect people who are vaccinated and occur in close contact settings such as schools or college campuses. जनरली उनमें पाई जाती है जिनको इस चीज़ की वैक्सीनेशन नहीं मिली, इस डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन नहीं मिली है, और या जो एक दूसरे से बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि स्कूल्स में बच्चे और कॉलेजेस में जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं. तो इसमें हमें मम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इंक्यूबेशन पीरियड. व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड टाइम फ्रॉम द मोमेंट ऑफ एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस एजेंट until signs and symptoms of the disease appear. इंक्यूबेशन पीरियड हमारा वो होता है जब हमारे अंदर वो एक इन्फेक्शियस एजेंट आ चुका है हमारी बॉडी में, बट अभी उसने सिम्टम शो नहीं किए हैं. जो बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट आ चुका है और टिल द टाइम जो हमारा फर्स्ट अभी तक सिम्टम नहीं आया, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जब तक वो सिम्टम हमारी बॉडी ने शो नहीं किया है. और मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड, दैट इज़ फॉर मम्स इट इज़ 26 days. मतलब जब हमारे बॉडी मम्स का जो इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में आ चुका है और जो हमारा सिम्टम आएगा, इनमें जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 26 दिनों का होता है. और मम्स बहुत कॉमन है चाइल्डहुड और एडोलेसेंट में. ये इन्फेक्शन ज़्यादा बच्चों में और जो हमारे एडोलेसेंस जो किशोर अवस्था में, उनमें ज़्यादा पाई जाती है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें इस बच्चे के नेक के अराउंड जहाँ पे इसके सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग है. The condition primarily affects the salivary glands, also called parotid glands. तो इन glands का नाम है parotid glands. These glands are responsible for producing saliva. ये glands हमारी बॉडी में saliva बनाते हैं या उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. There are 3 sets of salivary glands on each side of your face, located below your ears. तो ये आपके कानों के नीचे, उसके पीछे जो ग्लैंड्स होते हैं कानों के पीछे लोकेटेड होते हैं. तो अगर आपको मम्स हुए हैं, इस चीज़ का साइन क्या होगा कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्वेलिंग आएगी, फिर पेरोटिड ग्लैंड्स में स्वेलिंग आएगी. जैसे कि इस पिक्चर में बच्चे को स्वेलिंग आ रखी है, तो इसे क्या है, मम्स है. इसके साइंस एंड सिम्टम्स यही हैं. सम पीपल इन्फेक्टेड विद द मम्स वायरस हैव ईदर नो साइंस और सिम्टम्स और वेरी माइल्ड वंस. तो मम्स के जो साइंस और सिम्टम्स हैं, किसी में ये आते हैं, किसी में ये ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं. तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. व्हेन साइंस एंड सिम्टम्स डू डेवलप, they usually appear 2 to 3 weeks after exposure to the virus. जब साइंस और सिम्टम्स आते हैं, ये
जब वायरस का एक्सपोजर हो जाता है उसके 2 या 3 हफ्ते बाद दिखाई देने स्टार्ट होते हैं। तो जो मम्स का प्राइमरी सिम्टम है या साइन है वो क्या है, हमारे जो चीक्स हैं वो फूल जाते हैं, चीक्स पफ आउट हो जाते हैं। तो क्या है, द प्राइमरी साइन ऑफ मम्स इज स्वोलन salivary glands that cause the cheeks to puff. अदर साइंस में इंक्लूड, जो इसके अदर साइंस होते हैं वो क्या हैं, पेन इन द स्वोलन salivary glands ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द फेस। या तो जहाँ पे हमारे salivary glands हैं वहाँ पे हमारे पेन होगी, या दोनों साइड स्वेलिंग आ जाएगी, या एक साइड स्वेलिंग भी आ सकती है। पेन वाइल चूइंग और स्वेलोइंग, जब हम अपना खाना खाते हैं, स्वालो करते हैं या च्यू करते हैं, तब हमारे वहाँ चीक्स में या हमारे माउथ के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे पेन या कह सकते हैं दर्द स्टार्ट हो जाती है। फीवर, बुखार आना, ये भी एक मम्स का साइन है। हेडेक, सिर दर्द, मसल एक, हमारे जो मसल्स हैं उनमें भी पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। हमें वीकनेस, हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, बहुत वीक फील करते हैं। और जो लास्ट सिम्टम है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें क्या है, हमें भूख नहीं लगती है। तो ये थे साइंस ऑफ मम्स। अब मम्स के कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ मीन्स मम्स हमें क्यों होता है। मम्स इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस दैट स्प्रेड्स ईजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा। जो मम्प है वो बेसिकली एक वायरस के कारण होता है, और वायरस ऐसे एक दूसरे में फैलता है सलाइवा के थ्रू, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा। जिसको मम्स होगा उसका इन्फेक्टेड सलाइवा जब दूसरे पर्सन के पास फैल जाएगा तो क्या होगा, मम्स होगा, मम्स होने के चांसेस होंगे और इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। इफ़ यू आर नॉट इम्यून यू कैन कॉन्ट्रैक्ट मम्स बाय ब्रीदिंग इन सलाइवा ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन हु हैज़ जस्ट स्नीज्ड और कफ्ड। तो जिसको मम्स है, अगर उसके सलाइवा में अगर वो छींकता है या खांसता है, अगर उसके छींकने और खांसने में जो उसके सलाइवा का जो ड्रॉपलेट है अगर आपने वो इनहेल कर लिया तो आपको मम्प्स होने के चांसेस हैं, और ये ऐसे ही एक दूसरे को फैलता है। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मम्प्स बाय शेयरिंग यूटेंसिल्स एंड और कप्स विथ समवन हु हैज़ मम्प्स। ये कैसे फैलता है? अगर आप एक दूसरे के बर्तन या एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे खाने पीने वाले बर्तन, यूटेंसिल्स या खाने पीने वाली चीज़ें भी अगर आप शेयर करते हैं, तो वो जो इन्फेक्टेड सलाइवा है वो आपको चांसेस आर कि आप वो इनहेल कर सकते हैं, और इनहेल करके आपको मम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। और मम्स ऐसे ही एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में और शेयरिंग करने से एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटने के कारण होता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? टेस्टिकल्स, दिस कंडीशन नोन एज ऑर्काइटिस causes one or more testicles to in males who have reached puberty। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने ट्रीट किया मम्स को तो जो इसके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो क्या होंगे, हमारे जो मेल्स के जनरली मेल्स में जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और इस कंडीशन को, इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस इज़ पेनफुल, ये बहुत दर्द भरी होती है, बट ये बहुत रेयरली होती है। और अल्टीमेटली ये क्या करती है, इनएबिलिटी टू फादर अ चाइल्ड, मतलब उनकी स्टेरिलिटी पे उन्हें स्टेराइल बना देती है। सेकंड है पेनक्रियास। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस कंडीशन नोन एज पेनक्रियाटाइटिस
इंक्लूड पेन इन द अपर एब्डोमेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो इसकी सेकंड क्या कॉम्प्लिकेशन है कि हमको पेनक्रियाटाइटिस एक डिजीज़ होती है। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज होता है। इन्फ्लेमेशंस जनरली मीन्स स्वेलिंग ऑफ पेनक्रियाज। तो इसमें पेनक्रियाज का काम करना या पेनक्रियाज की डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण जो पेनक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स आते हैं वो ये आते हैं कि हमें हमारे ऊपर वाले के ऊपर, पेट के ऊपर वाले हिस्से में पेन स्टार्ट होती है, नोजिया हमें घबराहट होती है, और वॉमिटिंग हमें उल्टी आने का मन होता है। थर्ड, ब्रेन। वायरल इन्फेक्शन सच एज मम्स कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंसीफेलाइटिस। इसमें क्या होता है? वायरल इन्फेक्शंस जो मम्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन होती है। इन्फ्लेमेशन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रेन की स्वेलिंग। एंसीफेलाइटिस कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। अगर ये नहीं हम इसको नहीं करेंगे तो इन दी एंड जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली वो हमारी लाइफ के लिए बहुत थ्रेटनिंग है, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन है, हमारी डेथ भी हो सकती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हैं। और इसके अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हेयरिंग लॉस, मतलब सुनना चले जाना। हेयरिंग लॉस क्या होता है? हेयरिंग लॉस कैन अकर इन वन और बोथ ईयर्स। या आप एक कान से सुनना बंद कर सकते हैं या दोनों कानों से सुनना बंद कर सकते हैं। ऑल्दो रेयर द हेयरिंग लॉस इज समटाइम्स परमानेंट। बहुत कम किसी में ही होता है हेयरिंग लॉस बहुत कम होता है, बट लेकिन चांसेस आर कि हाँ हो सकता है, और अगर होगा भी तो आपकी सुनने की जो क्षमता है वो परमानेंट हमेशा के लिए जा भी सकती है। हार्ट प्रॉब्लम्स रेयरली, ये भी बहुत किसी में ही होता है। मम्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अबनॉर्मल हार्ट बीट एंड डिजीजेज ऑफ द हार्ट मसल। तो मम्स अगर आपको होंगे तो इसके सीरियस जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसमें इसका असर इससे हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपको। और हार्ट प्रॉब्लम्स में क्या क्या होगा? अबनॉर्मल हार्ट बीट एंड डिजीजेज ऑफ हार्ट मसल। अबनॉर्मल हार्ट मीन्स जो एक रिदम होती है हार्ट की कि हार्ट ने इतने ड्यूरेशन में बीट ही करना है, वो आपकी कम ज़्यादा टाइम में होगी हार्ट बीट। मिसकैरेज, कॉन्ट्रैक्टिंग मम्स while you are pregnant, especially early in your pregnancy, may lead to miscarriage. Miscarriage means हमारा जो फीटस है, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनका बेबी या उनका फीटस की डेथ हो सकती है अगर मम्स को हमने ट्रीट नहीं किया। तो ये एक पिक्चर है जिसमें सारा कुछ दिखाया जा रहा है कि मम्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, मम्स की प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, मम्स की वैक्सीनेशन और ये कैसे फैलता है। तो आप देख सकते हैं पहला जो है, मम्स इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद सलाइवा और म्यूकस फ्रॉम द माउथ, नोज और थ्रोट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ and help to stop the spread of mumps by using these habits. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये सलाइवा के ड्रॉपलेट से, छींक मारने से, खांसने से जो हमारे सलाइवा के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कोई इनहेल कर ले तो उससे ये मम्स फैलता है। सेकंड पिक्चर देखिए, मम्स इज इजीली स्प्रेड। तो इसकी क्या प्रिवेंशन है? Stay home and do not travel or go to school or to work for 9 days after your glands has fallen. तो इन्होंने क्या बोला है कि आपके ग्लैंड्स में स्वेलिंग आना हो चुकी है तो उसके कम से कम 9 दिनों तक स्कूल जाना या बाहर जाना अवॉइड करें।
और क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं इसके? वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स थॉरली विद सोप एंड वार्म वाटर। नेक्स्ट, कवर योर कफ और स्नीज। जब भी आपको छींकना है या खांसना है तो हमेशा मुंह पर रुमाल या किसी भी तरह का साफ कपड़ा लेकर छींकना या खांसना है ताकि डिजीज़ की ट्रांसमिशन ना हो सके। और ये कैसे ट्रांसमिट करता है? कफ और छींकने से या एक दूसरे को छूने से, टच से, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे? स्वोलन ग्लैंड्स इन फ्रंट ऑफ ईयर्स और जॉ ऑन वन और बोथ साइड्स। इसका फर्स्ट सिम्टम होगा फीवर, सेकंड मसल एक्स, थर्ड हेडेक, फोर्थ लॉस ऑफ एपेटाइट, थर्ड टायर्डनेस। तो कैसे बचेंगे? योर माउथ एंड नोज विद योर स्लीव और अ टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज। टॉस योर यूज्ड टिश्यूज इन द वेस्ट बास्केट एंड वॉश योर हैंड्स। वही कि हमें अपनी साफ सफाई रखनी है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह पर कोई रुमाल या कपड़ा साफ या कोई भी टिश्यू रखते हुए ही हमें छींकना या खांसना है। यूज़ योर ओन कप्स, forks and spoons. Sharing cups or eating utensils with someone who has mumps can make you sick. वही मैंने आपको बताया कि हमेशा अपने जो भी बर्तन, खाने की प्लेट, स्पून, चम्मच, फोक्स, सारा कुछ आपने अपना ही यूज़ करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप शेयर करते हैं तो आपको इन्फेक्टेड पर्सन से मम्स हो सकते हैं। तो इसके लिए एक वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, जिस वैक्सीनेशन को हम बोलते हैं MMR, जिसकी फुल फॉर्म है मीजल्स, मम्स, रूबेला। वैक्सीन प्रोवाइड्स द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिजीज़, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? आइसोलेशन, मतलब जिस पेशेंट को मम्स हुए हैं उसको हमने आइसोलेट करके रखना है, अकेले रखना है, उसको दूसरे पर्सन से अकेला रखना है ताकि मम्स या फिर डिजीज़ की ट्रांसमिशन ना हो सके। द बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली। जो पेशेंट की बिलोंगिंग्स हैं, जो भी उसके यूटेंसिल्स, बर्तन, सामान, जहाँ पे भी पेशेंट रह रहा है उसकी वो सारी डिसइंफेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल द यूटेंसिल्स ऑफ द पेशेंट शुड बी बॉइल्ड एंड डिसइंफेक्टेड। जो भी पेशेंट के बर्तन हैं या जो भी पेशेंट चीज़ें यूज़ कर रहा है उसको क्या करना है? बॉयल करना है और डिसइंफेक्ट करके ही रखना है। द पेशेंट रिस्ट्रिक्ट हिज और हर मूवमेंट्स। Even visitors should not be allowed near the patient. पेशेंट को ज़्यादा नहीं बाहर घूमना है, पब्लिक की या सोसाइटी की कॉन्टैक्ट में नहीं आना है और अपना ही एक जहाँ पे भी उसे आइसोलेशन रूम जो दिया जाता है वहाँ रहना है। और जो बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं उसको भी पेशेंट की कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है। इसको प्रिवेंटिव मेजर से तो आप प्रिवेंट कर ही सकते हैं और प्रिवेंशन बाय वैक्सीन से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है? द MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 3 मेजर डिजीजेज, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। All 3 of these diseases can cause serious health complications. In rare cases, they can even lead to death. Most infants and children receive a vaccine for measles, mumps and rubella at the same time. मतलब इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रन को जब वैक्सीनेशन लगती है तब उनको एक ही टाइम पर ये MMR वैक्सीन लगती है जो मम्स की प्रिवेंशन में हेल्प करती है। The first MMR shot is generally given between the ages of 12 and 15 months at a routine child visit. तो जो मम्स की इस वैक्सीन की जो फर्स्ट शॉट है वो कब दिया जाता है? जब बच्चा 12 से 15 महीने का होता है। और इसकी सेकेंड शॉट कब दिया जाता है?
जब बच्चा स्कूल जाने के लायक हो जाता है, यानी कि 4 से 6 साल तक। और जो 2 डेजेज जब और इसकी 2 डोजेज़ होने के बाद मम्स की वैक्सीन अप्रॉक्सीमेटली 88% इफ़ेक्टिव हो जाती है, यानी कि आपको मम्स होने के चांसेस आफ्टर वैक्सीनेशन लेने के बाद कम हो जाते हैं। लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़। Isolate yourselves. The first is isolate yourself or your child to prevent spreading the disease to others. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपने आप को आपने आइसोलेट करना है। Someone with mumps may be contagious up to 5 days after the onset of signs and symptoms. जिसको साइंस एंड सिम्टम्स मम्स के आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस साइंस एंड सिम्टम्स आने के अगले 5 दिनों तक वो डिज़ीज़ के चांसेस हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है। कॉन्टेजियस का मतलब है कि चांसेस आर कि ये ज़्यादा जल्दी फैल सकती है। सेकेंड इज टेक ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स सच एज एसिटोअमाइनोफेन और अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग सच एज इब्यूप्रोफेन टू ईज सिम्टम्स। तो हम इनके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और पेन रिलीवर ले सकते हैं। यूज़ अ वार्म और कोल्ड compress टू ईज द पेन ऑफ swollen glands। वार्म और कोल्ड कॉम्प्रेस, जहाँ पे भी हमारी स्वेलिंग है वहाँ पे अगर हम गर्म और ठंडे का सेक देंगे तो हमें उससे भी राहत मिल सकती है। वेयर अ एथलेटिक supporter and use a cold compresses to ease the pain of tender testicles। जहाँ पे अगर आपको टेस्टिकल्स की स्वेलिंग है मेल्स में, तो वहाँ पे भी आप कोल्ड कॉम्प्रेसेस यूज़ कर सकते हैं ताकि पेन में आपको रिलीफ मिले। अवॉइड फूड्स दैट रिक्वायर लॉट्स ऑफ चूइंग। जिन खानों को ज़्यादा चबाना पड़े वैसे खाना ना खाएं। खट्टे फूड्स, खट्टे फल हैं, उन्हें भी अवॉइड करें, क्योंकि ये खट्टे फल हमारी सलाइवा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लें, पानी पिएं। इसका क्या है? मम्स इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। जो मम्स है वो एक वायरस से फैल रहा है, तो एंटीबायोटिक्स इसमें इफ़ेक्टिव नहीं है। बट चिल्ड्रन एंड अडल्ट रिकवर फ्रॉम एन अनकॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ मम्स विद इन अ फ्यू वीक्स। बट कुछ बच्चे और अडल्ट अनकॉम्प्लिकेटेड केस में रिकवर हो जाते हैं कुछ ही हफ्तों में। देयर आर नो एंटीवायरल मेडिकेशंस दैट कैन ट्रीट मम्स। इसके लिए कोई मेडिकेशंस नहीं हैं, बस आपको अपना सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रिवेंशंस लेने हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस दैट कैन हेल्प रिलीव symptoms until the infection has run its course and the body has to build up an immunity for the prevention। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में ही चेंजेस लेके आने हैं ताकि इसकी ट्रांसमिशन जल्दी ना हो सके। हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इज़ अ सीरियस bacterial infection that usually affects the mucous membranes of your nose and throats। तो हमारी मम्स जो थी वो एक वायरल इन्फेक्शन थी और डिप्थीरिया जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हमारे नाक के होते हैं और जो हमारे गले थ्रोट के होते हैं उसको अफेक्ट करती है। और ये भी मम्स की तरह ईजिली एक दूसरे से एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती है। डिप्थीरिया कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू द यूज़ ऑफ वैक्सीन्स। इसके लिए भी हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो वैक्सीन्स के यूज़ से हम डिप्थीरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। डिप्थीरिया इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम है जिससे डिप्थीरिया होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वही है जैसे मम्स का था, तो इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थीरिया का कितना है? यूजुअली इट वेरीज फ्रॉम 2 to 5 days बट ओकेजनली इट मे बी
longer। मिनिमम 2 to 5 डेज़ लगते हैं जब आपके बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट आ चुका है और उसका जो फर्स्ट सिम्टम आएगा उसका जो ड्यूरेशन है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और ये कितने दिनों का हो सकता है? 2 से 5 दिनों तक का। देखिए ये है पिक्चर, आप इसमें देख सकते हैं उसके पीछे थ्रोट के पास जो वाइट कलर का जो बिल्डअप है यही है डिप्थीरिया। नीचे देखिए, द डिप्थीरिया टॉक्सिन causes a membrane of dead tissue to build up over the throat and tonsils, making breathing and swallowing difficult। जो ये बिल्डअप है ये पेनफुल होता है, जिसके कारण हमें खाना निगलने में और सांस लेने में बहुत परेशानी आती है। नेक्स्ट है इसके साइंस एंड सिम्टम्स। इसके साइंस क्या हैं? साइंस ऑफ डिप्थीरिया ऑफन अपीयर within 2 to 5 days of the infection occurring. Some people don't experience any symptoms, other have mild symptoms that are similar to those of the common cold. इसके सिम्टम्स कईयों को नहीं आते हैं, पर जिनको आते हैं उनके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं। उन्हें बुखार, ठंड लगना, स्वेलिंग, नाक के आसपास, गले के आसपास स्वेलिंग, और जो उनको कफ़ आता है वो लाउड बार्किंग कफ़ आता है। मतलब जब कफ़ बाहर आने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ बहुत लाउड होती है। सोर थ्रोट, गले का ख़राब होना, ब्लूइश स्किन, आपकी जो चमड़ी है वो नीली पड़ना, ड्रूलिंग, अ जनरल फीलिंग ऑफ अनईजीनेस और डिस्कम्फर्ट। आपको जनरली आप डिस्कम्फर्ट रहते हो, अनईजी रहते हो, बिल्कुल भी कंफर्ट में नहीं रहते। इसके साइंस एंड सिम्टम्स आप देख सकते हैं पहली पिक्चर कि कैसे के गला सूज रखा है, इसे हम बुलनेक भी कहते हैं। और आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ये एडहेरेंट ग्रे, एडहेरेंट मतलब आपके गले से चिपका हुआ और कितना डेंस और ग्रे कलर का स्यूडो मेम्ब्रेन है जो टॉन्सिल्स को कवर कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और एक डिप्थीरिया स्किन लेजन आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं। इसके एडिशनल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अगर ये ट्रीट नहीं होता तो इसके एडिशनल सिम्टम्स और होने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में और चबाने में दिक्कत, निगलने में दिक्कत होती है, आपकी नज़र में चेंजेस इन विजन, नज़र कमज़ोर होना स्टार्ट होती है, स्लर्ड स्पीच, आपके स्पीच में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, बहुत दिक्कत होती है, साइंस ऑफ शॉक सच एज पेल एंड कोल्ड स्किन, स्वेटिंग एंड अ रैपिड हार्ट बीट। आपका एकदम से कंडीशन, पेल या कोल्ड कंडीशन, कोल्ड स्किन आपकी होती है या स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, या आपकी हार्ट बीट एकदम रैपिडली चलती है, तेज चलती है। डिप्थीरिया ऑफ द स्किन यूजली कॉजेज अल्सर्स एंड रेडनेस इन द अफेक्टेड एरिया। जैसे कि आप पिक्चर में ही देख सकते थे कि वहाँ पे अल्सर्स, छाले और वहाँ पे रेडनेस कितनी है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? जैसा कि मैं आपको बैक्टीरिया का नाम बता चुकी हूँ, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यही बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्थीरिया। और ये मल्टीप्लाई कैसे होता है? द बैक्टीरियम यूजली मल्टीप्लाइज ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द थ्रोट। और ये कैसे स्प्रेड करता है? एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स का एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? छींकना, खांसना, और जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे कि डिप्थीरिया होने के चांसेस हैं। कंटामिनेटेड पर्सनल और हाउस होल्ड आइटम्स, जहाँ हमने बिल्कुल भी डिसइंफेक्ट नहीं की हुई, बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है, हमारे जो आइटम्स हैं घर में वो कंटामिनेटेड हैं, हमारे हैंड टॉवल साफ़ नहीं हैं, हमारे बर्तन साफ़ नहीं हैं। यू कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डिप्थीरिया कॉजिंग बैक्टीरिया बाय टचिंग एन इन्फेक्टेड वूंड। हमारे इन्फेक्टेड जो जख्म होते हैं, जख्मों से भी
हमारा डिप्थीरिया फैल सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? इनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है ये बैक्टीरिया। टॉक्सिन मीन्स जहरीले पदार्थ। दिस टॉक्सिन डैमेजेस टिश्यू इन द इमीडिएट एरिया ऑफ इन्फेक्शन, यूजली द नोज एंड थ्रोट, जहाँ पे ये टॉक्सिन्स नोज एंड थ्रोट के आसपास रिलीज करता है, जिसके कारण एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन बनती है और वहाँ पे डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो मेम्ब्रेन है हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में बहुत दिक्कत करती है। अल्टीमेटली हार्ट का डैमेज भी हो सकता है। द डिप्थीरिया टॉक्सिन में स्प्रेड थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम एंड डैमेज द अदर टिश्यूज इन योर बॉडीज such as your heart muscle, causing such complications as inflammation of the heart muscle, जिसे हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। हार्ट डैमेज फ्रॉम मायोकार्डाइटिस में बी लाइट और सीवियर। एट इट्स वर्स्ट मायोकार्डाइटिस कैन लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड सडन डेथ। तो अब सीधा देख सकते हैं कि डिप्थीरिया से हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स और नर्व डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये टिपिकली कौन सी नर्व्स को अफेक्ट करता है? हमारी जो थ्रोट की नर्व्स हैं। नर्व्स टू द आर्म्स एंड लेग्स ऑल्सो मे बिकम इनफ्लेम्ड, कॉजिंग मसल वीकनेस। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स वही होंगे: आइसोलेशन, डिसइंफेक्शन बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ फॉर्मलिन, बेडिंग एंड क्लोथ्स बाय स्टीम, यूटेंसिल्स, अगर बच्चों के तो उनको आप बॉईल करके, और माउथ की आप साफ़ सफाई के लिए एक एंटीसेप्टिक लोशन से अपना मुंह जो है वो साफ़ कर सकते हैं। रेगुलर गागल करना है। गागल मीन्स जब हम गले के कार्य करते हैं वो। फॉर पर्सन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट शुड नॉट कफ ऑन द फेस ऑफ द अटेंडेंट। पेशेंट को, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसका ध्यान रखना है कि वो दूसरों के मुंह पर खांसे या छींके नहीं, हमेशा रुमाल या टिश्यू लेकर ही छींके। और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन से। इसके लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ क्या होंगे? हम घर में लहसुन यूज़ कर सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव रेमेडी है फॉर क्योरिंग वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूडिंग डिप्थीरिया। अगर हम 2-3 गार्लिक को पीस कर लेंगे तो हमारे फीवर में और डिजीज़ में ये हमें हेल्प करेगा। अनानास का जूस, जैसे पाइनएप्पल जूस, भी आपके थ्रोट डिपॉजिट्स को हेल्प करने में रिमूव करेगा। जो हमारी मेम्ब्रेन, जो हमारी वहाँ पे डिपॉजिट हो गई है गले के आसपास, पाइनएप्पल जूस उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा। और बेसिल लीव्स, जो तुलसी के पत्ते हैं, इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये क्या करेंगी? इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्प करेंगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या करेगा? जो इस बैक्टीरिया ने हमें डिप्थीरिया किया है उसको मारने में मदद करेगा। और एक है एंटीटॉक्सिन। ये क्या है? If a doctor suspects diphtheria, he or she will request a medication that counteracts the diphtheria caused toxin in the body from the Centers of Disease Control Prevention, called an antitoxin. This drug is injected into the vein of the muscle. ये एक ड्रग है जिसे हम पेशेंट की वेन में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि वो जो टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होने हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। बिफोर गिविंग एन एंटीटॉक्सिन, डॉक्टर्स में परफॉर्म स्किन एलर्जी टेस्ट। दीज आर डन टू मेक श्योर दैट द इन्फेक्टेड पर्सन डजंट हैव एनी एलर्जी टू द एंटीटॉक्सिन। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी जो वैक्सीनेशन है वो कब कब लगती है। जैसे इसकी वैक्सीनेशन की शॉर्ट फॉर्म है टैप चिल्ड्रन, जो कि दूसरे, चौथे और 6वें महीने में लगती है, और 15वें से 18वें महीने में, और थर्ड जो वैक्सीन है वो 4 से 6 साल की उम्र तक लगती है। अगर हमारे टीन एज हैं, जो एडोलेसेंट हैं, उनको 11 से 12 साल के बीच में,
इनकी वैक्सीनेशन का नाम है Tdap, और जो अडल्ट हैं उनकी भी वैक्सीनेशन का नाम Tdap है, और ये हर 10 साल में इनको लगती है। सो थैंक यू वेरी मच।